और अब आगे आते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा कई बार कहना पड़ता है मुझे, लेकिन लगता है कि क्या करूं। पिछली बार शायद मैं गलत था या अगली बार शायद मैं सही हो जाऊं। मुझे हमेशा लगता है कि कई कहानियां ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल टाइप की नहीं हो सकती, लेकिन फिर लगता हो गई तो फिर क्या करूं। आज की कहानी भी ऐसी है। एक शख्स जो एक प्लेन को हाईजैक करता है, हाईजैक के बदले में फिर वो पैसे वसूलता है और उसको जो है वो पूरे पैसे मिलते हैं। फिर वो प्लेन उड़ता है, उस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 जेट फाइटर भी हैं कि उसको रास्ते में दबोचें या कहीं जैसे भी पकड़ें। प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के बाद उस प्लेन पे धावा बोला जाता है। सब तो मिलते हैं, लेकिन जिसने पैसा वसूला वो गायब। अब ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं। तो ये कहानी ऐसी हैरान कर देने वाली है और शायद दुनिया के सबसे रहस्यमयी हाईजैकिंग की कहानी है ये। कहानी अमेरिका से है। 25 नवंबर को हर साल अमेरिका में थैंक्स गिविंग डेज मनाया जाता है, जिसमें आप अपनों को जिसके लिए भी थोड़ा दिल में है उसको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं लोग, और एक तरह से थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स गिविंग डेज जो है वो एक बड़ा त्यौहार जैसा है यूएस में। तो 25 नवंबर को मनाया जाता है और ये कहानी 24 नवंबर की है। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में एक स्टेट है ओरेगॉन, और उसी स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है पोर्टलैंड। अच्छी खासी आबादी है पोर्टलैंड की। तो ये कहानी पोर्टलैंड से शुरू होती है, अमेरिका के शहर से शुरू होती है, और कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है। दोपहर का वक्त था। चूँकि अगले दिन छुट्टी थी थैंक्स गिविंग डे की वजह से, तो एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ भी नहीं थी। लोग पहले ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे, तो आमतौर पे जो भीड़ होती है वो उस दिन नहीं थी। तो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचता है, और वो उस एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, जैसे अलग अलग एयरलाइंस होती है, तो वहाँ पे एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का काउंटर था। तो वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पे पहुंचता है, और काउंटर पर जाने के बाद वो एक टिकट ख़रीदता है। ये एक तरफ का टिकट था, वो रिटर्न टिकट नहीं लेता है, सिर्फ एक साइड का टिकट ख़रीदता है। और ये टिकट था सिएटल के लिए, एक दूसरा शहर जो पोर्टलैंड से सिएटल, तो वहाँ के लिए। करीब 40 से 45 साल इसकी उम्र होगी। काउंटर पर जाता है, ये जो टिकट लेता है तो अपना नाम बताता है, और वो नाम बताता है डैन कूपर। टिकट लेने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद ये अंदर दाखिल होता है। अच्छा खासा सूट पहने हुआ था, लेकिन ऊपर से ब्लैक रेन कोट भी पहने हुआ था, बारिश शायद हुई थी। तो वाइट शर्ट, टाई, डार्क सूट, ऊपर से रेन कोट, और उसके हाथ में एक काला ब्रीफ बैग था। ये बोर्डिंग करने के बाद चेक इन करता है और प्लेन में सवार होता है। इत्तेफाक से इसकी जो सीट थी वो प्लेन में सबसे पीछे की तरफ थी, सीट नंबर 18C, और उस सीट के बराबर में ही केबिन क्रू का जो जगह होती है बैठने की वो थी, क्योंकि वो पिछला दरवाज़ा वहीं पे था। शायद उसे ऐसी किसी सीट की तलाश थी। 2:50 पे इस प्लेन को उड़ना था, और करीब आधे घंटे का सफ़र था सिएटल का। आधे घंटे में ये प्लेन सिएटल पहुंचना था इसको। ये पहुंचता है, उस वक्त तक प्लेन में स्मोकिंग और बाकी चीज़ें अलाउड थी, बाद में अब बंद हो गई। तो अपनी सीट पे जाने के बाद ये सिगरेट पीता है, और साथ ही बॉबन और सोडा का ऑर्डर देता है, और फिर अपनी सीट पे ही बैठा रहता है। प्लेन में इस डी कूपर या डैन कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और थे। 1/3 सीटें खाली थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया नेक्स्ट डे थैंक्स गिविंग डे था, तो मुसाफिर बहुत थे नहीं। तो सिर्फ 36 मुसाफिर थे, जिनमें से 36वां ये कूपर था। इसके अलावा 35 और इसके अलावा 7 क्रू मेंबर थे। लगभग 2:50 पे राइट टाइम प्लेन टेक ऑफ। उसके बाद जैसे ही प्लेन हवा में, थोड़ी ही देर के बाद डैन कूपर अपने पास, जो बराबर में ही, चूँकि वो पिछली सीट पे बैठा हुआ था और केबिन क्रू की सीट बराबर में थी, तो वो एक अटेंडेंट को अपनी तरफ इशारा करके बुलाता है, और उस अटेंडेंट का नाम था फ्लोरेंस। तो बुलाता है और उसको एक पर्ची देता है, कागज़ का एक टुकड़ा, बोलता कुछ नहीं। फ्लोरेंस जो अटेंडेंट थी उसको लगता है कि ये कोई, कई बार उसे ऐसा तजुर्बा प्लेन में हुआ था, कुछ लोग आते हैं जो इस तरीके से पर्ची या अपना नंबर देने की कोशिश करते हैं, तो उसे लगा ये भी कोई फ्लड टाइप का है,
और अपना फ़ोन नंबर दे रहा है। तो उसने बहुत इंटरेस्ट लिया नहीं और फ्लोरेंस ने वो कागज़ की पर्ची अपने बैग में रख लिया जो वहाँ पे उसके साथ सामान में था सब कुछ। तो इसने देखा कि उसने पढ़ा नहीं। थोड़ी देर के बाद, कुछ ही मिनट के बाद, ये दोबारा उसको बुलाता है और तब उससे कहता है कि आपने अगर वो पर्ची पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दूं कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात फ्लोरेंस सुनती है अटेंडेंट प्लेन की, जाहिर सी बात है वो घबरा जाती है। चूँकि सीट खाली थी, मैंने कहा सिर्फ 36 मुसाफिर थे और लगभग 150 उसमें पैसेंजर बैठ सकते थे, तो फ्लोरेंस घबरा जाती है। उसके बाद वो उसको अपने पास बैठाता है ऊपर। एक दूसरा लेटर निकालता है वो, अब वो दूसरी पर्ची उसको देता है। सारे कैपिटल वर्ड में लिखे हुए थे, टाइप किया हुआ ये लेटर था और उसमें 2 ही लाइन थी। वो ये था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है फ्लोरेंस पढ़ने के बाद पसीने पसीने हो जाती है, घबरा जाती है। और फिर ये उसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने लेटर पढ़ लिया, अब तुम्हें ये भी बता दूँ कि अब तुम मेरे कब्ज़े में हो और ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके बाद यकीन दिलाने के लिए वो कहता है बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जो बैग लेकर ये चढ़ा था काले रंग का, ये आमतौर पे जब पैसेंजर प्लेन में चढ़ते हैं तो थोड़ा बड़ा बैग होता है तो उसको ऊपर रख देते हैं, लेकिन इसने ऊपर रैक में नहीं रखा, अपने पास ही रखा हुआ था बैग और बराबर की खाली सीट पर रख दिया था। बैग उठाता है, खोलता है और फ्लोरेंस को दिखाता है। जैसे ही बैग खुलता है फ्लोरेंस घबरा जाती है क्योंकि उस बैग में सच में बहुत सारे वायरिंग किए हुए और करीब 8 सिलेंडर टाइप की चीज़ें थी जो 4 के ऊपर 4 करके रखा हुआ था और वो बॉम्ब जैसा ही दिख रहा था। तो अब फ्लोरेंस को यकीन हो जाता है। उसके बाद फिर वो फ्लोरेंस को एक और पर्ची देता है, कहता है अब तुम्हें मालूम हो गया है, अब तुम सभी इस वक्त मेरे कब्जे में हो, प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो अपने पायलट को जाके मेरा मैसेज दे दो कि मुझे चाहिए क्या। उसके बाद वो पर्ची में लिख कर देता है। उसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि $2 लाख अमेरिकी, 4 पैराशूट और इस प्लेन में उसे ईंधन भरवाना है। ये 3 मांगे अगर मान ली गई तो ठीक है, वरना वो उस प्लेन को उड़ा देगा पैसेंजर समेत। पर्ची लेकर फ्लोरेंस बदहवास भागती है, पायलट के पास जाती है। उस वक्त उस प्लेन के जो कैप्टन थे मिस्टर विलियम्स, तो विलियम उस पर्ची को पढ़ते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। फिर वो फ्लोरेंस से पूरी डिटेल पूछते हैं। वो बताती है कि बॉम्ब है, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। फ़ौरन फिर कैप्टन विलियम जो है वो जहाँ पे ये प्लेन को जाना था, उतरना था, सिएटल, उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को संपर्क करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, एक पैसेंजर है, उसका नाम डी कूपर है और उसके पास एक बैग है, बैग में बॉम्ब है और उसने $2 लाख अमेरिकी, 4 पैराशूट और प्लेन में ईंधन भरवाने की मांग रखी है, वरना पैसेंजर समेत प्लेन को उड़ा देगा। एटीसी में जैसी ये खबर पहुंचती है, सिएटल एयरपोर्ट पूरा हड़कंप मच जाता है। इसके बाद FBI, बाकी दूसरी एजेंसियां, पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इन सबको फ़ौरन अलर्ट पर रखा जाता है, इनको मैसेज दिया जाता है। इस दौरान में FBI, बाकी एजेंसियां पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से इस पैसेंजर की जानकारी निकालते हैं। सब कुछ होता है, यह है कि क्या किया जाए। तब तक इधर कूपर प्लेन में ये कहता है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी ये प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि लैंड कर गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो डायरेक्ट फिर पायलट से कहता है कि अगर तुमने लैंड करने की कोशिश की तो प्लेन उड़ा देंगे। अब इधर नीचे बातचीत हो रही है। अजीब सी डिमांड थी कि प्लेन में बैठ के एक आदमी इस तरह से फिरौती मांग रहा है। उसने एक शर्त में जो रखा था वो ये था कि जो उसको $2 लाख चाहिए थे, वो सब जो नोट थे वो उसको मतलब $20 की शक्ल में वो सारे पैसे चाहिए थे और $20 से ज़्यादा बड़ा नोट ना हो। अब ये सारी चीज़ें पहुंची। फिर नीचे डिसाइड ये हुआ अफरा तफरी में कि एक बार वो नीचे आ जाए, उसको पैसे दे दिया जाए, कहीं तो लैंड करेगा तो पकड़ लेंगे। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, उसकी मांग पूरी कर ली जाए। तो सिएटल से ही अलग अलग बैंकों से $20 के नोट इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया और इसके अलावा फिर 4 पैराशूट कहा गया इंतज़ाम करो। ये सारी चीज़ें एटीसी के ज़रिए फिर जो प्लेन के कैप्टन थे उन तक मैसेज गया कि ठीक है, उसकी मांग मान ली गई है। ये चीज़ जो सारी चीज़ें होती हैं, करीब 5:24 पर
पायलट को ये खबर दी जाती है कि ठीक है, उसकी मांग मान ली गई, उसको बोले कि प्लेन लैंड करने दे। वो कूपर को बताता है, कूपर इसके बाद तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, आप सिएटल में प्लेन को लैंड करो। 5:39 शाम को ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करता है। लेकिन इसका ये भी था कि इसको एक अलग रनवे पे आप खड़ा करेंगे, आसपास में जो बाकी कमर्शियल प्लेन है वहाँ पे नहीं, क्योंकि उसे ये था कि कुछ ऑपरेशन कर सकते थे नीचे जो दूसरी एजेंसी के लोग हैं। साथ में सारी जो पूरे प्लेन की जितनी भी विंडोज़ थी, उन सब के विंडो के जो खिड़कियाँ थी उसके ऊपर कवर इसने चढ़वा दिया, ऑलरेडी होता है उसको गिरा दिया, ताकि कोई बाहर से ना देख सके प्लेन के अंदर की मूवमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद पहली चीज़ ये होती है कि जो 4 पैराशूट मंगाया था इसने, उसने कहा था कि वो आर्मी या एयरफोर्स इनका नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो आम पब्लिक यूज़ करती है, जो अलग अलग चीज़ों में, फ्लाइंग स्कूल में और उसमें, वो वाले चाहिए। तो फिर वो भी, उसका भी इंतज़ाम किया जाता है एक फ्लाइंग स्कूल क्लब से और कहाँ कहाँ से। ये सारी चीज़ें और 20-20 के डॉलर के नोट के शक्ल में $2 लाख वो सब लेकर इसी एयरलाइंस का, जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का एक सिएटल एयरपोर्ट पे जो मैनेजर था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि कोई आर्मी पुलिस वाला या किसी वर्दी में कोई ऐसा ना आए, वरना वो उड़ा देगा। तो रिस्क लेना भी मुनासिब नहीं समझा गया और मैनेजर को ये सारी चीज़ें $2 लाख, 4 पैराशूट लेकर प्लेन के अंदर भेजा गया। वो आता है, कूपर के हवाले करता है। इसके बाद उससे बातचीत करने के लिए भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नीचे ग्राउंड पे बात करें, पर वो मना कर देता है, उसको वापस भेजता है। अब बात थी फ्यूल की, तो ईंधन भराने का काम शुरू हो जाता है। तब तक सारे मुसाफिर जो पैसेंजर थे वो अंदर ही रहते हैं। इसके बाद जब ईंधन भर जाता है तो फिर बदले में जो 35 मुसाफिर थे उन सबको ये सिएटल एयरपोर्ट पे उतरने की इजाज़त दे देता है। तो प्लेन से एक एक कर सारे मुसाफिर नीचे उतर जाते हैं। साथ में 2 क्रू मेंबर को भी ये नीचे जाने की इजाज़त देता, जिनमें से एक फ्लोरेंस थी, जिसको सबसे पहले इसने पर्ची दी थी। अब प्लेन में सिर्फ 5 क्रू मेंबर बचते हैं, पायलट और को पायलट समेत, और छठा खुद कूपर। सारे को नीचे उतारने के बाद ईंधन भर चुका था। अब ये पायलट से कहता है कि प्लेन को टेक ऑफ करो। पायलट के पास कोई चारा था नहीं। पायलट वापस प्लेन सिएटल एयरपोर्ट के रनवे से उड़ता है। इस बीच में FBI और बाकी एजेंसियां कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बॉम्ब अंदर था, बॉम्ब के साथ वो खुद अंदर था, तो वो प्लेन को उड़ा सकता था। और प्लेन में मुसाफिरों के बाद भी 5 लोग थे, जिसमें पायलट, को पायलट, तमाम लोग। तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कहीं तो ये उतरेगा तब पकड़ लेंगे, और पैसे भी कहाँ जाएंगे। FBI ने जो सारे पैसे दिए थे डॉलर, उन सब के नंबर और वो सारी चीज़ें नोट कर ली थी। और स्पेशली उन्होंने ख़ासतौर पे जो नोट दिए थे L सीरीज़ के दिए थे, तो उससे ये भी था, और सब की उन्होंने फिल्म भी बनाई थी, और सारे नोटों के नंबर उन्हें मालूम था, उन्होंने नोट कर लिए थे कि अगर कहीं कभी कोई खर्च करेगा या तो पता चल जाएगा। तो वो सारे सीरीज़ के नंबर और ये सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड में थी। 7:40 पर प्लेन अब सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। जैसे ही ये टेक ऑफ करता है, उसके बाद कूपर पायलट से कहता है 2-3 चीज़ें। पहली ये कि इस बार प्लेन जब भी उड़ेगा तो 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे प्लेन नहीं जाएगा। नंबर 2, स्पीड इसकी मिनिमम होगी, जितने में ये चल सकता है, उड़ सकता है। तीसरा कि प्लेन के पीछे का दरवाज़ा आप खोल दो। इसके बाद ये पायलट से कहता है कि आप प्लेन को मैक्सिको की तरफ ले चलो। पायलट प्लेन उड़ा चुका था, सिएटल से उड़ चुका, शाम 7:40 पर मैक्सिको के रूट पे था। लेकिन जिस हाइट पे और जिस स्पीड में कूपर ने पायलट से कहा कि आपको प्लेन उड़ाना है, उस स्पीड और हाइट में फ्यूल का खर्च ज़्यादा था। तो पायलट फिर कूपर को बताता है कि अगर इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो मैक्सिको पहुंचने से पहले हमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और किसी और एयरपोर्ट पे हमें उतरकर ईंधन भरवाना पड़ेगा। कूपर इसके लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि कोई और ऑप्शन बताओ। तब वो बताता है कि मैक्सिको से पहले एक रेनो जगह है, रेनो, ये नेवादा में है, तो वहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं इस स्पीड में और इस ऊंचाई पर। कूपर को सोचता है, फिर अपनी मंजूरी दे देता है, कहता है ठीक है, आप मैक्सिको की जगह पे आप रेनो के रूट पे ले लो। तो ये रेनो के रूट पे जाते हैं और नेवादा की तरफ। जब उस रूट पे प्लेन डाइवर्ट हो गया, थोड़ी देर के बाद
अचानक कूपर हुक्म देता है कि जो क्रू मेंबर बचे हुए थे एक दो और एक इंजीनियर भी था, उन सभी को कहता है कि आप कॉकपिट में चले जाएं। तो पायलट और को पायलट ऑलरेडी कॉकपिट में था, 3 बचे थे बाहर, उन तीनों को भी इसने कॉकपिट में भेज दिया। अब पूरे प्लेन में पीछे एक भी शख्स नहीं, ना कोई क्रू मेंबर, मुसाफिर पहले ही सारे उतार चुका, अब सिर्फ और सिर्फ अकेला कूपर। और उसने कहा कि आप जो कॉकपिट है उसको अंदर से बंद कर लो और कोई बाहर नहीं आएगा, और बाहर आएगा तो फिर बुरा होगा। सब कॉकपिट के अंदर चले गए। अब प्लेन के अंदर सिर्फ पीछे कूपर है, प्लेन उड़ रहा है। 7:40 पे इसने टेक ऑफ किया था सिएटल से। करीब 8:13, मतलब 8:10 पे अचानक पायलट को लगता है कि प्लेन में कुछ एयर प्रेशर बढ़ रहा है पीछे से और प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये तब होता है कि जब प्लेन के अंदर हवा कहीं बाहर से आ रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी पायलट सब कुछ चेक करता है। 3 मिनट के बाद उसे लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो हिम्मत करके, क्योंकि ऐसे में प्लेन क्रैश भी कर सकता था, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा था, प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा था। को पायलट किसी तरह से कॉकपिट खोलता है डरते डरते और देखता है क्या है, तो देखता है तो चौंक जाता है। प्लेन के अंदर तेज़ हवा आ रही है और जो प्लेन का पिछला दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। वो भाग के जाता है, किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद करता है। बंद करने के बाद वो चारों तरफ देखता है, वापस कॉकपिट में आता है। कॉकपिट में आने के बाद अब प्लेन का बैलेंस जो है प्लेन का वो वापस बन गया था। और इसके बाद फिर प्लेन नॉर्मल अपने स्पीड में चलने लगी। उस प्लेन के अंदर उस वक्त तक कूपर दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगा किसी सीट के नीचे या बाथरूम कहीं छुपा होगा। चूँकि डर था उसे कहा गया था कॉकपिट से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। और अब प्लेन जो है, चूँकि फ्यूल का भी चक्कर था, तो रेनो के लिए उड़ान भरने लगता है। इसके बाद रात 10:15 पर ये प्लेन रेनो एयरपोर्ट पे लैंड करता है। इस दौरान में जब सिएटल से ये प्लेन उड़ा और उसको सारे पैसे वैसे दे दिए गए और पैराशूट भी दे दिया गया, तब जो एयरफोर्स के फाइटर जेट 2 अमेरिका के, एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे इस तरह से उड़ रहे थे कि पता ना चले अंदर से अगर कोई देखे कि उसके ऊपर या नीचे प्लेन है, तो वो पीछा कर रहे थे और वो देख रहे थे कहाँ तक जाएगा, ताकि जहाँ पे भी लैंड करे उसको धर दबोचे। तो एयरफोर्स के ये 2 प्लेन भी थे साथ साथ में, F-106, जो पीछा कर रहे थे। 10:15 पर जैसे ही रेनो में ये प्लेन लैंड करता है, इससे पहले तमाम ATC को ऑलरेडी खबर किया जा चुका था कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो उस रेनो एयरपोर्ट पे भी तैयारी थी पूरी। प्लेन के लैंड करते ही अचानक उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कमांडोज और सारे दस्ते पहुंच जाते हैं, FBI की टीम पहुंच जाती है, एयरफोर्स की सिक्योरिटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद प्लेन का दरवाज़ा खुलता है। पायलट, को पायलट, इंजीनियर और क्रू मेंबर 2 ये एक एक कर नीचे उतरते हैं। अब सिर्फ प्लेन में कूपर ही बचा। कमांडो पूरी एहतियात के साथ प्लेन के अंदर घुसते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पूरा प्लेन छान मारते हैं, कूपर का कहीं पता नहीं चलता। हर जगह, हर जितनी भी गुंजाइश जहाँ जहाँ हो सकती थी, वहाँ कूपर नहीं था। प्लेन के अंदर सिर्फ पिछली सीट के पास उन्हें 2 पैराशूट मिले। 4 मांगा था कूपर ने, उसमें से 2 वहीं पड़े हुए थे, 2 गायब थे। बाकी कूपर का कोई अता पता नहीं था। अब जाहिर सी बात है, सारा परेशान इसलिए कि जब जो फाइटर जेट जो उड़ रहा था, उन लोगों से पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि सिएटल से लेके रेनो तक उन्होंने लगातार प्लेन पे नज़र रखी, लेकिन उन्हें प्लेन से कोई कूदते हुए या कोई भागते हुए, पैराशूट से निकलते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसमें कि ये भी था कि कई जगह पे बादल थे, कई जगह पे अंधेरा था, रात का वक्त था। तो सारी कोशिश हुई, पूरा प्लेन छान मारा गया। अब अजीब व गरीब तरीके से प्लेन के अंदर सब हैं, लेकिन जिसने हाईजैक करके पैसे लिए हैं, वो पैसे समेत, वो पैसे भी गायब, वो पैसे का जो बैग था वो गायब, और वो शख्स भी गायब। इसके बाद फिर ढूंढना शुरू किया गया कि भाई ये कहाँ जा सकता है। तो सिएटल से लेकर रेनो के बीच में वो जो पूरा इलाका था, उसको ग्राउंड पे जाकर सर्च किया गया। वहाँ पे जो नदियाँ थीं, उन नदियों को सर्च किया गया, लंबी तलाशी ली गई। हालांकि इस सर्च के दौरान में 2 अलग अलग कंकाल भी मिले, और उससे एक और केस खुला जिसमें एक लेडी का
रेप करके मर्डर कर दिया गया था, तो वो कई सालों से उसकी तलाश हो रही थी। वो डीएनए से पता चला कि वो लेडी थी जिसको मार के यहाँ इस नदी में फेंक दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें कोशिश जारी रही, लेकिन न वो मिला ना उसकी लाश मिली। एफबीआई ने माना कि जिस तरीके से ये रात को अगर वो पैराशूट से कूदा तो उसके बाद बचने की गुंजाइश कम है, क्योंकि एक तो अंधेरा था और दूसरा जिस इलाके में वो कूदा है और वहाँ पे बचने की चांसेस नहीं है। तो एफबीआई ये मान के चल रही थी, लेकिन सबूत के तौर पे उसकी लाश या फिर वो पैसे वो कहीं से तो देने थे। लंबी छानबीन चलती रही, कई सौ लोगों ने कई 100 किलोमीटर खंगाल मारे, ग्राउंड पे, जंगल, नदी, सारी जगहों को, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। इसके अलावा अब ये था कि उसकी कोई पहचान, तो फिर ये हुआ कि इसने डैन कूपर के नाम से जो टिकट ली थी, ये भी पता नहीं कि ये नाम उसका असली था या नकली था। जो प्लेन के स्टाफ थे उनसे पूछकर उसका हुलिया बनाया गया, उस शक्ल से कोई नहीं मिला। कुछ मिले, 800 के करीब लोगों को उठाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उन सब के अलग अलग जो रियल सच थी वो चीज़ें मैच नहीं कर पाई इससे। तो इस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी रही, जांच चलती रही, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान में करीब इसके बहुत सालों के बाद एक जगह से एक लड़के को 2 पैकेट मिलते हैं, जिस पैकेट में कुछ डॉलर थे और वो सारे 20-20 के डॉलर थे। और जब एफबीआई तक ये बात पहुंची, ये उसी रूट पे था रेनो के, जहाँ पे ये प्लेन लैंड करना था और उससे पहले जो रास्ते से प्लेन गुजरा, तो पता चला कि जो नोट मिले हैं उस बच्चे को, वो अपने माँ बाप के साथ पिकनिक मनाने गया था वहाँ पे। उसका सीरीज़ नंबर वही है जो एफबीआई ने दिया था उसको और नोट किया हुआ था, तो वो सीरियल नंबर मिल गया था। तो इसका मतलब है कि वो उसी रैंसम का हिस्सा था, लेकिन वो सिर्फ 2 पैकेट मिले, बाकी के नहीं। इसके बाद इस पूरे इलाके के आसपास को भी छान मारा गया और ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं मिला। और फिर इसके आगे क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं, इसलिए कि उस बच्चे के मिलने के बाद जो पैसे मिले थे, बाकी के नोट या उससे उसका क्या लिंक था, ये कोई जानकारी नहीं मिली। चीज़ें चलती रहीं। करीब 46 साल के बाद 2016 या 17 में एफबीआई ने अपनी हार मानी और उसने कहा कि हम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितनी कोशिश, जितने मैन पावर लगाने थे, सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो डी कूपर या डीबी कूपर शख्स कौन है, उसका असली नाम है कि नहीं है, कहाँ से आया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और वो पैसे कहाँ गए ये भी नहीं मालूम। तो इस तरीके से ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई रहस्य बना हुआ आज तक, और किसी कॉमर्शियल प्लेन को लेकर इस तरीके से हाईजैकिंग और फिरौती का ये इकलौता मामला है पूरी दुनिया में। तो कमाल इसमें यह है कि प्लेन में बैठकर उसने फिरौती मांगी, प्लेन में बैठकर उसने पैसे लिए, प्लेन में बैठकर ही उसने सारी डील की, और उस प्लेन से बीच हवा में वो गायब हो गया। और ऐसा गायब हुआ कि आज तक पता नहीं। चश्मदीदों की माने तो उस वक्त अगर उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल थी, तो आज इस चीज़ को 48 साल बीत गए, करीब 85 से 90 साल का होगा अगर वो ज़िंदा है तो। और वो रकम जो $2 लाख थी अब तो करोड़ों में है। लेकिन यह है कि एफबीआई की जब भी बात होती है जांच की और इन्वेस्टिगेशन की और उसकी नाकामी की, तो ये शायद सबसे बड़े केसों में से एक है जिसको लेकर आज भी एफबीआई को अफसोस है कि एक ऐसी हाईजैकिंग, एक ऐसी डील, एक ऐसी फिरौती जो सबके सामने बीच हवा में, और वो उसको पकड़ भी नहीं पाए। तो ये थी कहानी डीबी कूपर की। कई फिल्में बन चुकी, कई सीरियल बन चुके, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पर, और बहुत दिनों से हमारे क्राइम तक फैमिली के कई लोग इसको लेकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सारी चीज़ें जो है, जितनी मुझे जानकारी थी जहाँ जहाँ से निकाली, आप तक पहुँचाई। लेकिन वाकई ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज़ और इंटरेस्टिंग केस है, और ये लगता है कि इंसान का दिमाग कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल सकता है। ये भी सोचिए कि उस आदमी ने जब पैसे लिए और पैराशूट मंगाया, और अगर मान लीजिए वो पैराशूट से कूद गया तो ये भी कितना जोखिम भरा काम था। एक तरह से उसने अपनी जान खतरे में डाल के सब कुछ किया। तो ये थी कहानी डीबी कूपर।